हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। क्या हाल चाल है जनाब आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज से जो है ना नई क्लास नई जर्नी, जी हाँ, क्लास 10th की मैथ की शुरुआत हो रही है। ठीक है, और आप लोग यकीन मानिएगा क्लास 10th की मैथ जो है ना आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए फाइनली योर क्लास स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, टुडे टारगेट क्या है? एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट का मतलब है कि आपके दिमाग में भी पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से मिल लेते हैं। इसमें क्या बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF का फुल फॉर्म पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब यहाँ हमको क्या करा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए ये तीनों संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, जो कि बहुत ही आसान है इसका प्रयोग करना। ठीक है, तो क्या है इसका ये फॉर्मूला होता है A = BQ + R, जहाँ A क्या है डिवाइडिंग जिसको हम भाज्य बोलेंगे, B है डिवाइजर जिसको भाजक बोलते हैं, और Q है क्वोशिएंट जिसको हम भागफल बोलते हैं, और R है रिमाइंडर जिसको शेषफल बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला भाग से निपट लेते हैं। इसमें क्या है 135 और 225, 135 और 225। अब यहाँ हमको ये देखना है कि जो बड़ा संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, उसको छोटा संख्या से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो छोटा संख्या 135 हो गया, छोटू साहब, और क्या बड़ा संख्या 225 को यहाँ हम अंदर लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 225 का जो 135 का है, समझ लो एटम बम है जो इसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितनी बार में उड़ाएगा ये? एक बार में। ठीक है, 2 बार अधिक हो जाता है, तो 135 यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ माइनस कर देते हैं, 5 से 5 गया 0 बच गया। ठीक है, फिर 22 से 13 गया 9 बच गया, जो कि शेषफल 90 बच गया। अब क्या करेंगे, इस 90 से फिर इस 135 को उड़ाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यही प्रोसेस है ना, जब तक शेषफल 0 नहीं बच जाता तब तक हम क्या करेंगे, प्रोसेस को चलता रहेंगे। ठीक है, तो फिर 90 शेषफल बच गया, तो इस 90 से फिर इस 135 को उड़ाएंगे। ठीक है, तो 135 को फिर उठाकर यहाँ लेकर आ गए। ठीक है, 135 यहाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ फिर 90 कितने बार में यह चलेगा? एक ही बार में। 2 बार क्योंकि अधिक हो जाता है तो एक ही बार ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ फिर माइनस कर देते हैं, 5 बच गया, फिर 13 में से 9 गया, 45 बच गया शेषफल। ठीक है, फिर ये शेषफल जो है ना 90 का एटम बम हो गया। फिर ये 45 इसको उड़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ 90 को लिख दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 45 जो है 90 को कितनी बार में उड़ाता है? 2 बार में पूरा दुनिया से उड़ा देता है। ठीक है, तो 90 लिख दिए, जो कि 2 बार यहाँ चला। ठीक है, और यहाँ 1 बार चला था, यहाँ भी 1 बार चला था। ठीक है, अब यहाँ शेषफल क्या बच गया? 0 बच गया। अब हमको ये देखना है कि जहाँ शेषफल मतलब जो जिसको उड़ाकर पूरा शेषफल 0 ला देगा उसी को हीरो मानेंगे, मतलब उसी को HCF मानेंगे। ठीक है, तो HCF = क्या हो गया? 45। HCF = 45, यही इसका आंसर हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकलना आसान है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इस प्रोसेस को उठाकर इस फार्मूला में मतलब इस अपने धड़कन से इसको मिला देते हैं। ठीक है, A = BQ + R है ना। अब एक इसको माने थे भाज्य, जो कि भाज्य यहाँ कौन है? 225, जो बड़ा संख्या रहता है उसी को हम भाज्य मानते हैं। ठीक है, तो एक ही जगह 225 को यहाँ बैठा दिए। ठीक है, और B क्या है जिसको भाजक बोलते हैं, और भाजक क्या है 135। ठीक है, जो छोटा संख्या रहता है उसको भाजक बोलते हैं। ठीक है, तो भाजक को यहाँ हम उतार दिए 135। अब यहाँ हमको ये देखना है कि Q क्या है, Q जो कि भागफल है। अब हमको अगर चाहे तो आप डायरेक्टली इस फार्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 225 भाज्य की जगह लिख दिया और भाजक की जगह 135 लिख दिया। अब Q की जगह हमको भागफल देखना है। अब यहाँ हमको खुद से दिमाग लगाना है कि 135 को हम कितनी संख्या से गुना करेंगे कि 225 आसानी से जुम जाएगा। ठीक है, पूरा हो जाएगा। तो अगर हम 135 को 1 से गुना करते हैं तो ठीक है, और 2 से करते हैं तो 225 से अधिक हो जाता है, तो क्या करेंगे, 1 ही से गुना करेंगे। ठीक है, अब गुना करके जब पूरा नहीं हो पाया तो कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना भाई, जो कि शेषफल R है, तो क्या 90। अब फिर यहाँ हमको ये देखना है कि कितना ऐड करेंगे 135 में कि 225 पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 90 ऐड करते हैं तो 225 पूरा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ हमको ये देखना है कि जब तक मतलब ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, मतलब जिसको इंटू करने पर भाज्य के बराबर हो जाएगा उसी को क्या मानेंगे, हम आंसर मानेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ कुछ ऐड करना पड़ा तो क्या करेंगे, फिर इसको भाजक मानेंगे और 135 को भाज्य मानेंगे। फिर 135 को हम यहाँ एक ही जगह उतार दिए। ठीक है, ऐसा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि शेषफल मतलब कुछ ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, जोड़ने की। तो फिर क्या करेंगे, 90 ये भाजक हो गया। ठीक है, 135 का 90 भाजक हो गया। फिर 90 को हम यहाँ क्या करेंगे, कितने से गुणा करेंगे कि 135 हो जाएगा, तो एक ही बार चलेगा, 2 बार क्योंकि 135 से अधिक हो जाता है, एक ही बार करेंगे। फिर यहाँ कुछ तो ऐड करने की ज़रूरत पड़ा ना भाई, 45 को ऐड करेंगे तभी फिर 135 जुमेगा। ठीक है, तो क्या किया, फिर यहाँ फिर इस भाजक को जो कि 45 है तो इसको फिर भाजक मान लिया और इसको भाज्य मान लिया 90 का। ठीक है, तो फिर 90 को हम यहाँ उतार लिए और 45 को यहाँ उतार लिए। ठीक है, अब यहाँ हमको ये देखना है कि 45 को कितने संख्या से गुना करेंगे कि 90 पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब 45 को हम देखते हैं कि 2 से गुना करते हैं तो क्या पूरा 90 हो जाता है। ठीक है, तो ये 45 कमाल किया ना, तो 2 इंटू कर दिया और प्लस कुछ करने की ज़रूरत है 0। ठीक है, तब क्या करेंगे, यहाँ 45 को ही इसका HCF मान लेंगे। यही तो कमाल किया ना भाई, यही पूरा 90 के बराबर 2 से इंटू होकर हो गया, तो इसी को हम HCF मान लिया। ठीक है, तो HCF = 45, जो कि यही इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर ये पहला पार्ट आसानी से समझ लिया हो गया। ठीक है,
तो फिर चलिए दूसरे पार्ट को इससे फिर मिल लेते हैं, है ना। इसमें क्या है 196 और 38,220, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो है ना इसमें बहुत आसानी से HCF निकल जाता है, ठीक है। आसान समझ लेना है सबको, बहुत आसान है भाई, टफ नहीं है कुछ, है ना। तो चलिए फिर दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है 196 और 38,220, ठीक है। अब यहाँ फिर हम 196 और 38,220, अब यहाँ हमको ये देखना है कि जो बड़ा संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, उसको छोटा संख्या से डिवाइड करेंगे, उड़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमको साफ साफ दिख रहा है 38,220 बड़ा है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम जो है ना इस फॉर्मूला में आराम से इज्जत के साथ बैठा देते हैं। क्या है A = BQ + R, ठीक है। अब A की जगह 38,220 बैठ जाएगा क्योंकि ये भाज्य हो गया, है ना। A किसको मानते हैं, भाज्य को ना, तो 38,220 भाज्य हो गया, ठीक है। और B की जगह क्या भाजक को बैठेंगे जो कि 196 है छोटू सा, ठीक है। तो 196 को हम यहाँ बैठा दिए। अब ये हमको ये दिमाग लगाना पड़ेगा भाई कि 196 को हम कितनी संख्या से गुना करेंगे कि 38,220 पूरा आसानी से हो जाएगा। तो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली हम सोच सकते हैं कि 196 को कितने संख्या से गुना करेंगे कि 38,220 हो जाएगा। दिमाग का घंटा हिल जाएगा भाई, टफ है डायरेक्टली सोचना, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम साइड में रफ कर देते हैं। 196 और 38,220 कैसे रफ करेंगे, वो जो नॉर्मल तरीके से हम पहले डिवाइड करते थे ना उसी तरह से हम यहाँ रफ कर देते हैं, ठीक है। तो 196 को अब 38,220 मतलब 38,220 को 196 से हम कितनी संख्या से गुना करेंगे कि 38,220 हो जाएगा, तो चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 अंक है ना, तो यहाँ पहले वाला 3 अंक को हम उठा लेते हैं, ठीक है। इसी 382 से हम लड़ते हैं 196। अब यहाँ 196 को और 2 से इंटू करते हैं तो क्या हो जाता है 392 हो जाता है, जो कि इससे अधिक हो जाता है। तो क्या करेंगे, एक ही बार लेंगे ना, तो 196 को हम एक ही बार ले लिए, ठीक है। फिर ये माइनस कर देते हैं, 12 से 6 गया तो 6 ही बचा, ठीक है। और यहाँ कितना है, 17 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 2 से 1 गया तो 1 आया, 1 शेषफल बच गया, ठीक है। पर फिर यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 1865 हो गया। फिर यहाँ देखना है हमको, फिर मतलब 196 में हम 4 ऐड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि 200 मान लेंगे और 200 को किसी भी संख्या से गुना करने में आसानी रहता है, ठीक है। तो ये खुद से दिमाग लगाकर 4 ऐड कर 200 मानकर अब इंटू करेंगे। यहाँ 1800 है ना, तो 9 से हम इंटू करते हैं तो 1800 हो गया। 200 को 9 से इंटू किया तो 1800 हो गया। फिर 4 ऐड किए तो फिर 4 माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो 4 नंग 36 माइनस कर देते हैं 18 में से, ठीक 1800 में से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1736 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1800 में से 1764 हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम फिर माइनस कर देते हैं, क्या है 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। फिर 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बच जाएगा। फिर 7 में से 7 गया 0 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इस 0 को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। फिर 980 हो गया। फिर यहाँ हम 4 ऐड करके 200 मान के फिर 5 से इंटू करेंगे, ठीक है। यहाँ हम कितने से इंटू किए थे, 9 से इंटू किए थे, ठीक है। फिर यहाँ 5 से इंटू करेंगे तो 200 को कितना हो गया 1000 हो गया। अब 1000 में से हम क्या करेंगे 20 माइनस कर देंगे, 4 5 20 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ 4 ऐड किए तो माइनस करना पड़ेगा ना 20, तो क्या हो जाएगा 980 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ 5 से इंटू किए तो जो कि मतलब इसके पूरा बराबर हो गया 980 हो गया। अब यहाँ शेषफल क्या बच गया 0 बच गया, ठीक है। तो अब हमको यहाँ ये दिख रहा है कि 196 को अगर हम 195 से गुना करेंगे तो 38,220 पूरा आसानी से हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि दिखने में इतना भारी भरकम लग रहा है, लेकिन एक ही बार में इसका आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ 196 को हम 195 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 195 से गुना करने पर 38,220 हो जाता है, और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो 0 ऐड करना पड़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यही 96 तो कमाल किया ना, यही 96 195 से गुना होकर 38,220 के पूरा इसके बराबर हो गया। तो क्या करेंगे, इसी को HCF मान लेंगे, ठीक है। तो HCF इज इक्वल टू क्या हो गया, HCF इज इक्वल टू 196 हो गया, ठीक है। यही इसका आंसर है डियर स्टूडेंट, ठीक है। 196 ही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलिए तीसरे पार्ट की और तीसरे पार्ट को भी आसानी से निपटा लेते हैं। इसमें क्या है 867 और 255, ठीक है। अब इसमें क्या है 867 और 255 उतार लेते हैं आराम से, 867 और 255, ठीक है। अब फिर यहाँ देखेंगे बड़ा संख्या कौन है, बड़ा संख्या ये है, ठीक है। 867 बड़ा संख्या है 255 से, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे 255 को यहाँ बम बना दिए 867 का, है ना, एटम बम, जो कि इसको उड़ाएगा अभी 867 को, है ना। 867 को यहाँ उतार लिया आराम से, ठीक है। अब क्या करेंगे 255 को हम कितने संख्या से गुना करेंगे कि 867 हो जाएगा, तो कितने संख्या से गुना करेंगे, अगर हम इसको 3 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, अगर 255 को हम अगर 3 से गुना करते हैं तो 765 हो जाता है, ठीक है। 3 से गुना किए, अब यहाँ फिर माइनस कर देते हैं, 7 से 5 गया 2 बच गया, 6 से 6 गया 0 बच गया, 8 से 7 गया 1 बच गया, ठीक है। 102 शेषफल बच गया। फिर क्या करेंगे पता है ना, इस 102 से फिर इस 255 को रहेंगे, ठीक है। तो इसको फिर उठाकर यहाँ चुरा कर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। 255 को फिर यहाँ लिख दिए, ठीक है।
फिर ये भाज्य बन गया, जो कि पहले भाजक था अब भाज्य बन गया, ठीक है। फिर 102 इसको उड़ाएगा, तो कितनी बार में उड़ाएगा 102 को, अगर हम कितनी बार से इंटू करते हैं, 2 से इंटू करते हैं तो 204 हो जाता है, ठीक है, जो कि सही हो रहा है, ठीक है। 204 हो गया, 2 से गुना करने पर। अब यहाँ माइनस कर देते हैं, 5 से 4 गया, 1 बचा, 5 से 0 गया, 5 बचा, ठीक है, 2 से 2 गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर शेषफल 51 बच गया, मतलब कह रहे हैं कि जब तक शेषफल 0 नहीं बच जाता तब तक क्या करेंगे, हम चलते रहेंगे, ठीक है। तो फिर इस 51 को, फिर इस 51 से फिर इस 102 को उड़ाएंगे, ठीक है। तो 102 को फिर यहाँ उतार लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, 51 को अगर हम 102 यहाँ क्या करेंगे, 2 से तो ये पूरा उड़ जाता है ना भाई, 102 51 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 102 हो गया, जो कि पूरा उड़ गया। तो ये 51 कमाल किया, ठीक है। ये 51 इसको पूरा उड़ाकर शेषफल 0 बचा दिया, जो कि हमारा काम ये खत्म कर दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसी को हम HCF मानेंगे, है ना, प्यार से इसको हम HCF मान ले, जो कि HCF = 51 हो गया, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस परोस से इसको आराम से उठाकर इस फार्मूला से अपने धड़कन से इसको मिला देते हैं। क्या A = BQ + R, BQ + R। A की जगह भाज्य जो कि 867 है, उतार लिए, सिंपल है, ठीक है। और B की जगह भाजक जो कि कितना है, 255 है, ठीक है। जो छोटा संख्या रहता है उसको क्या मानते हैं, भाजक मानते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 155 को हम कितनी संख्या से गुना करेंगे कि 255 हो जाएगा। डायरेक्टली सोचना टफ रहता है ना, इसलिए हम इसको साइड में रफ कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम रफ, और ये रफ देना इसी फार्मूला का रफ है, ठीक है। तो इसी फार्मूला से ये रफ रिलेट कर रहा है, इसी मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यही प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यानी तो फिर इसको रफ करके भी यहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर Q को अब हम मतलब भागफल 255 को हम कितने संख्या से गुना करेंगे कि 867 हो जाएगा। तो भागफल यहाँ क्या आया था, 3 आया था, ठीक है। तो 3 को यहाँ उतार लिए, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्टली भी दिमाग लगाकर सोच सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐड करने की ज़रूरत है ना, जो कि क्या है, शेषफल क्या बचा था, 102 फिर ऐड करने की ज़रूरत पड़ गया, ठीक है। जो कि गुना होने पर ही मतलब ये 867 के बराबर नहीं हो पाया, तो 102 ऐड करना पड़ गया, ठीक है। फिर 255 को हम यहाँ उतार लिए। अब क्या करेंगे, 102 फिर क्या हो गया, 102 फिर क्या हो गया, भाजक हो गया, ठीक है। और ये भागफल 2 होगा, है ना। और शेषफल क्या, शेषफल 51 है, ठीक है। 51 फिर यहाँ ऐड करना पड़ गया, ठीक है। चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं भाई, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 102 को हम यहाँ उतार लिए, 102 को फिर यहाँ हम उतार लिया, है ना। फिर 51 को यहाँ उतार लिया, फिर 51 को हम 2 से गुना करते हैं तो 102 हो जाता है। और शेषफल मतलब कुछ ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि 51 ही इसका HCF हो गया, ठीक है। तो चलिए क्लियर हो गया ये तीनों पार्ट बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ये मतलब ये सब HCF निकालने का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना आसान है, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का स्वागत करते हैं आराम से। इसमें क्या बोलता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q बेचारा कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्या उसे कहेंगे जो मतलब दुनिया का वह भिन्न और दशमलव को छोड़कर दुनिया का वह सभी संख्या, वो सभी पूर्ण संख्या जिसको हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब हो गया, विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा डिवाइड ना हो, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब हो गया जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, इसी तरह से आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो 6q + 1 या 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है। अब ये हमको ये जो है ना, ये दर्शाने के लिए बोला है, तो हमको तो खुद से सोचना पड़ेगा। ये तो कुछ नहीं बोला कि कैसे दर्शाना है, ठीक है, सिर्फ बोल दिया कि ये दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ सोचना पड़ेगा कि कैसे दर्शाया जा सकता है, ठीक है। अब ये हमको ये दिख रहा है कि 6q + 1 ये तीनों जो है किसकी शक्ल की तरह मिलता जुलता है, किसकी तरह लगता है। वो HCF निकालने का फॉर्मूला क्या था, A = BQ + R, उसी फार्मूला की तरह। तो ये लगता है भाई, तो इस फार्मूला को यहाँ हम लेकर आ जाते हैं, A = BQ + R, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये तीनों जो है ना A के बराबर है, जो कि ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है ये तीनों, है ना। तो क्या कहेंगे, A को भी तो बोलना पड़ेगा कि भैया ये तीनों आपके बराबर है, तो आपको भी हो जाना पड़ेगा क्या, धनात्मक पूर्णांक हो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। मैथ कहता है कभी कभी खुद से भी कुछ मान लिया करो भाई, ताकि आसान हो जाए। तो माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, A कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ क्या करेंगे, B की जगह क्या है, B की जगह हर जगह यहाँ क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो B = क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 6 को बैठा दिया। अब इस फार्मूला को यहाँ उतार लेते हैं, A = B की जगह हम 6 को उतार लेते हैं, ठीक है। और Q की जगह Q ही उतार देते हैं। क्यों, क्योंकि हर जगह में Q ही है, तो Q की जगह हम रहने देते हैं आराम से, ठीक है।
बैठे रहने देते इसको यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे आर, अब जो कि शेषफल है, ठीक है। अब दुनिया का किसी भी संख्या को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो या तो वह शेषफल क्या आ सकता है, या तो वह मतलब या तो शेषफल क्या आ सकता है 6 से कम ही आ सकता है, जो कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, जो कि 6 से नहीं आ सकता है, क्योंकि भाजक ही यहाँ 6 है। तो शेषफल क्या 6 आएगा, जो कि कट करते फिर 0 हो जाता है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब और 6 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ आर की जगह क्या बैठा देंगे, पहले 0 बैठा देते हैं, ठीक है। फिर ए इज इक्वल टू 6 प्लस 1 बैठा देते हैं, ठीक है। फिर से ए इज इक्वल टू 6 प्लस 2 बैठा दिए, फिर से ए इज इक्वल टू 6 प्लस 3 बैठा दिए, ए इज इक्वल टू 6 प्लस 4 और ए इज इक्वल टू 6 प्लस 5 को यहाँ बैठा दिए। अब यहाँ हमको ये देखना है कि धनात्मक मतलब विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता है। यहाँ कौन कौन 2 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है भाई, 1 भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको भी खींच कर बाहर निकाल देंगे, और 3 भी नहीं हो रहा तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, और 5 भी नहीं हो रहा तो इसको भी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यही तीनों तो इसका आंसर हो गया भाई, यही तीनों हमको दर्शाने के लिए बोला था, जो कि यहाँ हमने दर्शा दिया, ठीक है। तो इसको यहाँ बाहर लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू 6 प्लस 1, ठीक है। और क्या है, ए इज इक्वल टू 6 प्लस 3, ठीक है। फिर से ए इज इक्वल टू 6 प्लस 5, जो कि यही तीनों हमको सिद्ध करने के लिए बोला था, जो कि हमने आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सिद्ध कर लिया, ठीक है। तो हेंस प्रूव लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड कर दिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान है, मतलब सिर्फ हमको यहाँ खुद से सोचना पड़ेगा कि यहाँ कैसे दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि ये तीनों है ना किससे मिलता है, किसकी शक्ल की तरह लगता है, किसके रिश्तेदार लगता है, ये HCF निकालने का फॉर्मूला की तरह उसी के रिश्तेदार की तरह लगता है। तो उसी फार्मूला को यहाँ उतार दिया, ठीक है। और जो कि ये तीनों धनात्मक है तो ए को भी धनात्मक मान लिए, ठीक है। और बी की जगह 6 है तो 6 को उतार दिया, फिर ऐसे यहाँ फिर हम बैठा लिए, आर की जगह 1 2 3 4 बैठा लिए, ठीक है। जो यहाँ विषम संख्या है तो उसको फिर यहाँ बाहर लिख दिया, ठीक है। फिर यही हमको दर्शाने के लिए बोला था, जो कि हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए तो फिर बढ़ते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें क्या बोलता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, जिसको हम आर्मी बोलते हैं, ठीक है, एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को जो ना क्या है समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना पड़ेगा। तो बताइएगा उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लेक्स लग जाता है, तो क्या करेंगे इसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करके समझ लेते हैं आसानी से, ठीक है। क्या है, किसी परेड में 616 सदस्य मिलकर एक सेना की छोटी सी समूह को, टुकड़ी का मतलब क्या हो गया, छोटा सा समूह, ठीक है। टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, एक आर्मी का झुंड है जहाँ 32 सदस्य है, ठीक है। तो एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना पड़ेगा। तो बताइए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, मतलब इसका HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। अधिकतम संख्या क्या है, मतलब HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 616 और 32 का HCF निकाल लेते हैं, ठीक है। सिंपल है, 616 और 32 का यहाँ HCF निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप चाहे तो वह डायरेक्टली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जो कि हम यहाँ दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं। क्या है, 32 का पहले गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 से जाएगा तो कितना बच जाएगा, 16 बच गया। फिर यहाँ 2 से 8, फिर यहाँ 2 ने 8 को मारा तो क्या बच गया, 4 आया, ठीक है। फिर 2 ने 4 को मारा तो क्या बच गया, 2 बच गया। फिर 2 ने 2 से 2 गया तो 1 बच गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 616 का गुणनखंड कर लेते हैं। 616 का गुणनखंड 2 से गया तो कितना बच गया, 308, ठीक है। फिर यहाँ 308 2 से गया तो कितना बच गया, 15 और 4, ठीक है। फिर यहाँ 2 से गया तो कितना बच गया, 7 और 7, ठीक है। फिर यहाँ डायरेक्टली 7 से ही जाएगा तो 11 बच गया, ठीक है। फिर यहाँ डायरेक्टली 11 से गया तो क्या 1 हो गया, ठीक है। अब क्या है, मतलब 616 का यह गुणनखंड निकल गया और 32 का यह गुणनखंड निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 2 है, 5 है, ठीक है, 2। अब फिर क्या करेंगे, 616 का गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। ये इसका गुणनखंड निकल गया। अब यहाँ क्या करेंगे, ये दोनों में से जो कॉमन निकल जाएगा उसी को हम HCF बोल देंगे, ठीक है। तो ये दोनों में से जिसका जोड़ा मिल जाएगा उसी को हम HCF। तो ये 2 इस 2 का जोड़ा यहाँ मिल गया, ठीक है। ये 2 और इस 2 का भी जोड़ा मिल गया, इस 2 का भी जोड़ा मिल गया, ठीक है। जो कि इस 2 का जोड़ा नहीं मिला है, जो कि 7 हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस तीनों का हम यहाँ उतार लेते हैं, जो कि HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, जो कि 8 हो गया, ठीक है। तो HCF इज इक्वल टू 8 हो गया, इसका आंसर 8 हो गया है ना।
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ 4 देते हैं। इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब यहाँ हमको यह देखना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है किससे रिलेट कर रहा है, किससे मिलता जुलता है, वो क्वेश्चन नंबर 2 के रिश्तेदार लग रहा है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके यहाँ जो है ना हमको खुद से भी यूज़ करने के लिए बोल रहा है ये। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, हमको खुद से सोचकर यूज़ करना पड़ गया था, जो कि अच्छी बात है, यूज़ करने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, तो दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक का जैसे -1 -2 -3 इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। किसी पूर्णांक m के लिए, m जो है ना कोई पूर्णांक है। ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब ये 3m या 3m + 1 जो है क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जो कि a के बराबर है। तो क्या करना पड़ेगा, a को भी तो मान लेना पड़ेगा कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई है। ठीक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b की जगह हर जगह यहाँ 3 दिख रहा है, तो b = 3 हो गया। ठीक है, सिंपली। और इसका यह फॉर्मूला उतार लेते हैं, क्या है, a = bq + r। ठीक है, अब क्या करेंगे, b की जगह अभी हम 3 को उतार लेते हैं। ठीक है, और q की जगह q ही उतार देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ m उतार लेते हैं अभी ही तो क्या करना, स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना। तो स्क्वायर करके यह दर्शाने के लिए बोला था, जो कि m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करने के बाद ही हम m को उतारेंगे। ठीक है, तो q उतार लिए। ठीक है, अभी और शेषफल क्या हो जाएगा, 3 का मतलब दुनिया का किसी भी संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या हो सकता है भाई, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जो कि 3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर क्या लिख देते हैं, a = 3q + 0 लिख दिया। ठीक है, r की जगह फिर a = 3q + 1 लिख दिया, फिर से a = 3q + 2 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, a² = 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q² हो गया। ठीक है, अब फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, मतलब 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3q + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से यहाँ स्क्वायर पता करना पड़ेगा, a का स्क्वायर = 3q + 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, वही उसी फार्मूला को यहाँ लगाना पड़ेगा। क्या है इसका फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर = क्या होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, जो कि आराम से इसको दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत काम आने वाला है वो सब फार्मूला। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ हम उतार लेते हैं। क्या है, फिर से यहाँ क्या है, इसको उतार लेते हैं, a का स्क्वायर = 9q²। ठीक है, ये यहाँ उतर गया। ठीक है, जो कि सेम मतलब ये सेम ही उतरेगा। ठीक है, फिर इसको यहाँ फार्मूला में फॉलो कर देते हैं। क्या है, 3q + 1 का होल स्क्वायर = क्या हो जाएगा, इसको उतार देते हैं, क्या है, 9q²। ठीक है, a का स्क्वायर + 2ab जो कि 6q हो गया, फिर + b का स्क्वायर जो कि 1 हो गया। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9q² हो गया। ठीक है, फिर + 2ab जो कि 12q हो गया। ठीक है, फिर +4 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ 9 की जगह क्या है, 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 कॉमन लिया हुआ, मतलब 3 है ना, m की साइड में 3 है ना, तो क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल है, यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो 3q² हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी 3 कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है अंदर में, 3q² + 2q + 1 जो कि बाहर में रह गया। ठीक है, 1 को कॉमन नहीं लिया जा सकता है, सिंपल है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, है ना, 3q² + 4q, 4 की जगह 3 + 1 लिख दिया। ठीक है, +3 + 1 लिख दिया, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो अंदर का मतलब ये जो पूरा तामझाम है अंदर में, तो ये क्या है, कोई पूर्णांक ही नहीं है। क्यों क्या है, क्यों भागफल है, जो कि कोई पूर्णांक है। ठीक है, और 3 भी तो कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो और यहाँ क्या बोला है कि m कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो ये पूर्णांक की जगह m को बैठा देते हैं आराम से। ठीक है, क्या है, पहले यहाँ बैठा देते हैं m 3m। ठीक है, फिर यहाँ इसकी जगह m को बैठा देते हैं, कहाँ बैठा है भाई, यहाँ बैठा देते हैं ना, 3m + 1। ठीक है, यहाँ बैठा दिए, है ना, फिर इसकी जगह भी m को बैठा देते हैं, ये अंदर की पूरे मलबा की जगह m बैठा देते हैं। ठीक है, 3m
ये +1, ठीक है। अब हमको यही दर्शाने के लिए बोला था, जो कि दर्शा दिया क्या है, यहाँ 3m दर्शा दिया, ठीक है, और फिर 3m+1 दर्शा दिया, ठीक है, जो कि एक अधिक ही दर्शा दिए, है ना। तो यही दोनों हमको दर्शाने के लिए बोला था, जो कि आसानी से मतलब दर्शा ही दिए, ठीक है। हमको क्या देखना है, सिर्फ यही देखना है कि हमको क्या प्रयोग करने के लिए बोला है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने के लिए बोला है, ठीक है। तो उसको उसका यह फॉर्मूला उतार दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो फिर स्क्वायर करने के लिए बोला है, स्क्वायर कर देती है। फिर यहाँ कॉमन ले लिया, जो कि 3 यहाँ पे है ना, तो 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। 3 का कॉमन लिए तो फिर क्या हो गया, m की जगह कोई मतलब ये अंदर की मलवा की जगह m को बैठा दिया, ठीक है। फिर 3m+1 हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ उतार दिया। फिर 3m+1 हो गया, ठीक है। फिर 3m या 3m+1 यही दोनों को हमको दर्शाने के हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज 1.1 स्टूडेंट, चलिए एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी सांस, जो कि प्रश्न संख्या क्या है 5 है, ठीक है। अब इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या करना है, ये तीनों जो है ना क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जो कि a के बराबर है, तो a को भी तो बोलना पड़ेगा भैया कि आप भी धनात्मक पूर्णांक बन जाए, क्योंकि ये तीनों आपके बराबर है, ठीक है। तो माना a धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, माना a धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, माना a धनात्मक पूर्णांक है। और b की जगह 3 लिख देंगे, क्यों, अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, जो कि 27 में से हम 9 को आसानी से इजीली कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो b = 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका यह फॉर्मूला उतार लेते हैं। a = b की जगह 3 को उतार दिए, क्यूब की जगह q ही रहने देते, क्योंकि अगर m उतार लेते हैं तो m का क्यूब करना पड़ जाएगा, जो कि यहाँ क्यूब नहीं है, ठीक है। तो क्यूब करने के बाद ही हम m को उतार लेंगे, ठीक है। तो 3q + r। अब यह शेषफल क्या हो सकता है, 3 को मतलब 3 से दुनिया का किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो शेषफल या तो 0 या तो 1 या तो 2 ही आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ उतार लेते हैं ना, इसको यहाँ उतार लेते हैं, ठीक है। तो a = 3q + 0 उतार लिए, ठीक है। फिर a = 3q + 1 उतार लिए, फिर से a = 3q + 2 उतार लिए, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है कि क्यूब करके ही दर्शाना पड़ेगा, है ना, क्यूब करके दर्शाना पड़ेगा। तो क्यूब कर लेते हैं सिंपली। a का क्यूब अगर इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27q क्यूब हो गया, ठीक है। इसका क्यूब 27q क्यूब हो गया, ठीक है। अब फिर इसका क्यूब कर लेते हैं, a का क्यूब। अब यहाँ क्या करेंगे, 3q + 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 3q + 1 का होल क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ क्यूब कर लेंगे तो 3q + 2 का होल क्यूब हो गया, ठीक है। 3q + 2 का होल क्यूब। अब a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, जिसको पता नहीं है तो लिख लेते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है इसका फॉर्मूला, a + b का होल क्यूब = क्या होता है, a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b, ठीक है, + 3a² b, फिर + 3ab², राइट। ये इसका फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, ये फार्मूला को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये तो सेम ही जैसा है वैसा उतर जाएगा, ठीक है। 3q क्यूब उतर गया, ठीक है। अब यहाँ ये फार्मूला को फॉलो कर लेते हैं, क्या है, a का क्यूब जो कि 27q क्यूब हो गया, ठीक है। फिर + b का क्यूब जो कि 1 हो गया, ठीक है। फिर + 3a² b, तो क्या हो जाएगा, + 27q² हो गया, ठीक है। फिर + b का, फिर + 3ab², तो क्या हो जाएगा, 9q हो गया, ठीक है, 9q। अब फिर इसका क्यूब कर लेते हैं, इसका क्यूब कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का क्यूब जो कि क्या हो गया, 27q क्यूब हो गया, ठीक है। फिर + b का क्यूब जो कि 8 हो गया, ठीक है। फिर प्लस क्या हो जाएगा, 3a² b, तो क्या हो जाएगा, 3a² b, तो क्या हो जाएगा, 54q² हो जाएगा, ठीक है। 27 दूना 54q² हो गया, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेंगे, 3ab², तो क्या हो जाएगा, 3ab², तो क्या हो जाएगा, 36q हो जाएगा, ठीक है, 36q हो जाएगा इसका। अब यहाँ क्या करेंगे, हम 9 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 9 यहाँ हर जगह कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3q³ बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर में, 3q³ बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ के इस 1 को जो है ना बाहर इधर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, 3q² बच जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका कॉमन ले लेंगे, तो जो कि +q बच गया, ठीक है। और इस +1 को यहाँ बाहर लिख देते हैं ना। अब फिर इसका कॉमन ले लेते हैं, 9 यहाँ कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, 3q
क्यूब बच गया, ठीक है। फिर इसका कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 6 क्यूब स्क्वायर बच गया, ठीक है, 6 क्यूब स्क्वायर। फिर इसका कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4 क्यूब बच गया, ठीक है। और इस +8 को क्या लिख देंगे, इधर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे इस +8 को, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ 9 की जगह 9 को उतार दिया, ठीक है। अब इसकी जगह क्या उतारेंगे, m उतारेंगे, m जो कि है कोई पूर्णांक है, ठीक है, m कोई क्या है, पूर्णांक है। तो ये अंदर का पूरा मलबा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। 3 को तो पूर्णांक ही है, और क्यूब जिसको हम भागफल बोलते हैं, तो वो भी तो पूर्णांक ही ना होगा। तो अंदर का मलबा पूरा एकदम तामझाम पूर्णांक हो गया, जो कि m लिख दिया पूर्णांक की जगह, ठीक है। m कोई पूर्णांक है, पूर्णांक की जगह m को लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ भी हम m को लिख देते हैं, ये पूरा अंदर का तामझाम क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। फिर इस +1 को यहाँ उतार लिए, ठीक है। फिर यहाँ भी क्या करेंगे, 9m और प्लस इस 8 को यहाँ उतार लिए, ठीक है। जो कि हमको यही तीनों को सिद्ध करना था, जो कि हम प्रूव कर दिए, ठीक है, सिद्ध कर लिए। तो हेंस प्रूव्ड 9m 9m + 1, ठीक है, फिर 9m + 8, जो कि हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यही हमको सिद्ध भी करना था वो, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप जो है ना इसको फिर रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए फिर डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 जो है ना पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। और देखिए, ये इस चैनल का पहला वीडियो था, फर्स्ट क्लास था, ठीक है। और हम जो है ना अपने पूरे दिल से पढ़ाएंगे, बस आप लोग इस चैनल से प्यार कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई ज़रूर पूरा कीजिए।